वेलकम टू फार्मर नर्ड। आज इस ड्रग को हम डिस्कस करेंगे वो है एस्पिरिन। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने मुख्तलिफ जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक्स के ऊपर और जो साइट और जो एनेस्थीसिया में अदर मेडिसिन यूज होती है प्री मेडिकेशन एनेस्थीसिया देने से पहले, उनके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपका एनेस्थीसिया के अंदर या एनेस्थीसिया से रिलेटेड ड्रग्स के अंदर इंटरेस्ट है। आज की वीडियो हमारी एस्पिरिन से है। गला थोड़ा मेरा नासाज है, इसलिए हो सकता है कि वीडियो के अंदर थोड़ी सी वॉइस के अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आए, लेकिन उम्मीद करूंगा कि वीडियो में आवाज क्वालिटी को मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकूं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की हमारी वीडियो है एस्पिरिन पे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अल्हा मिराज है। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। जेनेरिक नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन। केमिकल नेम 2-एसीटो बेंजोइक एसिड। केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के मुताबिक है, जिसे यूएसपी कहते हैं, उसके मुताबिक है, और जो एस्पिरिन है वो बीपी के मुताबिक है। उसके बाद ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो C9H8O4, मोलिकुलर वेट 180.16 ग्राम पर मोल। ड्रग कैटेगरी एंटी प्लेटलेट एजेंट और एनसेड्स की कैटेगरी के अंदर ही आता है। डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, पेन किलर भी है। उसके अलावा ये बुखार को भी ट्रीट करता है, एंटीबायोटिक भी है। उसके अलावा ये जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है उसको भी ट्रीट करता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक या जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसकी प्रिवेंशन के अंदर भी इसका काफ़ी अहम रोल है। और इसके अलावा अगर अब इसको एज अ प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ किया जाए तो ये ओसोफेजियल ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लिवर कैंसर, स्किन कैंसर और कोलोनोरेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं, काफ़ी सारी डोजेज फॉर्म्स के अंदर भी ये एस्पिरिन मौजूद होता है, जिसमें चोवेबल टैबलेट्स हैं, स्पोस्ट्रीज हैं, एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशंस हैं और इंटेरिकोटेड मेडिसिन भी मौजूद होती हैं। नॉन से और एस्पिरिन के बारे में एक बात यहाँ पे मेंशन है कि ये नॉन सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेस कॉक्स इनहिबिटर है। इसकी डोजेज फॉर्म की बात करें और स्ट्रेंथ की बात करें तो टैबलेट्स में 75 mg, 81 mg, 100 mg, 150 mg, 300 mg के अंदर अवेलेबल है। स्पोस्ट्रीज में 60 mg, 120 mg, 200 mg, 300 mg और 600 mg के अंदर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी फार्माकोलॉजी की। जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ये डिस्टर्ब कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को, और जिसकी वजह से ये कोक्स 1 और कोक्स 2 जो पैथवेज है उसको, उसके अंदर ये डिस्ट्रप्शन कोज कर देता है, जिसकी वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन के अंदर कमी आ जाती है। और जो एक तो उनकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, दूसरा उनकी जो रिलीज है उसकी प्रिवेंशन हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बुनियादी तौर पे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो पेन या हेडेक कोज करवाते हैं। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन इसकी एग्जांपल होती हैं, और ये इन्फ्लेमेशन भी कोज करवाते हैं। जो फीवर होता है जिसे हम बुखार कहते हैं वो भी ये कोज करवाते हैं। तो जब इनकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है तो पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, इन सब का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। ह्यूमनली जो हमारी बॉडी है, नेचर ने हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर को इसलिए हमें हमारी बॉडी के एक एज ए डिफेंस मैकेनिज्म में बनाया ताकि हमें पता चल सके कि हम बीमार हैं और हमारी बॉडी इफेक्ट है। लेकिन वो हमें, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, तो इसलिए हमें अच्छा फील नहीं होता उस सूरत में। तो ये जो एस्पिरिन होती है, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जब कोक्स 1 और कोक्स 2 के पाथवे को ब्लॉक करता है और इनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है, और इनकी जो प्रिवेंशन है, उनकी जो रिलीज है उसकी भी प्रिवेंशन करता है। तो ये काफी अच्छा एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देता है।
अब हम बात करते हैं इसके प्लेटलेट इफेक्ट की, फार्माकोलॉजी की। जो स्टैटिक प्लेटलेट इफेक्ट है, ये इनहिबिशन कोज करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन की। तो ये थ्रोम्बोक्सिन 2 एक खास किस्म का लिपिड होता है जो हमारे ब्लड के अंदर, खासतौर पे प्लेटलेट एग्रीगेशन के अंदर इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी ये इनहिबिशन कोज करवाता है। और ये कोक्स वन पाथवे के थ्रू जो होता है, कोक्स वन पाथवे के थ्रू इनहिबिशन इसकी कोज होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट के रिस्क होता है वो, और हार्ट अटैक का और ये जो स्ट्रोक का रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है फ्यूचर के अंदर। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इनहिबिट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को, जिसकी वजह से ये कोक्सी जो ये जो कोक्स वन और कोक्स टू पाथवेज होते हैं, या कोक्सी या साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवेज होते हैं, उसको इनहिबिट करता है। और प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन है उसको भी इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से इनकी वजह से इसका एंटीपायरेटिक, एंटी एनर्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन इफेक्ट होता है। ये चार बुनियादी तौर पर इसके बेसिक इफेक्ट्स होते हैं एस्पिरिन के। अगर हम इसके एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो इसकी एब्जॉर्प्शन स्टमक और प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। स्टमक के अंदर इसकी जो स्टमक वैसे भी एसिडिक पीएच के अंदर होता है, नॉर्मली 2 to 4 पीएच के बीच में स्टमक होता है, और इस वजह से इसकी स्टमक के अंदर और काफ़ी अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है और रैपिडली एब्जॉर्ब होता है। और इसी तरह इसकी जो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी 80% से लेके 100% तक होती है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 to 15 मिनट्स के अंदर होता है अगर हम इसको ओरल रूट के थ्रू लें, और अगर हम इसे रेक्टल रूट के थ्रू लेते हैं तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 1 to 2 आवर्स के बीच में होता है। और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है पर ओरल रूट के अंदर वो 4 to 6 आवर्स होती है। और जो ये होता है पर रेक्टल रूट, उसके थ्रू इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ये जितनी देर तक ये असर अंदाज इसका रहता है वो 7 घंटों से कम होती है। इसी तरह इसकी अगर हम पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करें तो वो 0.25 आवर से 3 आवर तक इसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन या पीक प्लाज्मा इसका टाइम होता है। और इसकी जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है एनाल्जेसिया या एंटीपायरेसिस के इफेक्ट में, एंटीपायरेसिस जैसे मैं पहले बताया बुखार को ट्रीट करने के लिए लेते हैं, तो वो 30 to 100 माइक्रोग्राम पर ml होती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी में 150 to 300 माइक्रोग्राम पर ml होती है। ये इसकी एब्जॉर्प्शन थी। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। काफ़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी ड्रग की, और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस करता है। और इसके सिलिकेट्स के तकरीबन तमाम जो सेल्स होते हैं उनके अंदर इसके हाई लेवल्स होते हैं, चाहे वो स्पाइनल हो या वो स्नोवियल जॉइंट्स हो या पेरिटोनल जॉइंट्स हो, फ्लूइड्स हो, बॉडी के सलाइवा हो, मिल्क हो, किडनी, लिवर, लंग्स के अंदर भी सिलिकेट की जो डोज होती है और सिलिकेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस और फीसिस के थ्रू, फीसिस में काफी कम होती है, और वाइल में और स्वेट्स में भी ये पाया जाता है। अगर हम इसकी प्रोटीन बॉन्डिंग की बात करें तो इसकी प्रोटीन बॉन्डिंग 100 माइक्रोग्राम पर ml के केस में 90 to 95% होती है, और 100 to 400 माइक्रोग्राम पर ml में 70 to 85% होती है। और इसकी हाई कंसंट्रेशन जो होती है वो तकरीबन अगर बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन इसकी हो तो ये 25 to 60% तक भी इसकी प्रोटीन बॉन्डिंग होती है, प्रोटीन बॉन्ड्स जो ये बनाता है। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो लिवर के अंदर माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम होता है, उसमें ये मेटाबोलाइज होता है। और इसके जो उनसे मेजर मेटाबोलाइट्स होते हैं उसके अंदर सैलियूरेट होता है, सैलिक फिनोलिक ग्लूकोरोनाइड होता है, सैली एसाइल ग्लूकोरोनाइड होता है, और डिफरेंट इस तरह के जेंटी यूसिलिक एसिड भी होता है, ये इसका एक एक्टिव होता है। और जो एंजाइम इनहिबिट करता है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज है, जैसा कि आपको पहले भी बताया जाएगा कि ये साइक्लोऑक्सीजिनेज की इनहिबिशन कर होता है। अगर हम इसकी एक्सक्रीशन की बात करें तो ये किडनी के थ्रू बेसिकली एक्सक्रीट होता है, ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू, और फ्री सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलाई यूरिक एसिड और
फिनोलिक और एसाइल ग्लूकोरानाइड्स भी इसके जो होते हैं वो एक्सक्रीशन के थ्रू यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होते हैं। अगर हम इसके रूट ऑफ एलिमिनेशन की बात करें तो 80 टू 100% यूरिन होता है स्वेट के अंदर, स्लाइवा के अंदर, फीसिस के अंदर भी होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका 170 ml पर केजी है और इसकी जो क्लियरेंस होती है वो 180 टू 100% हो जाती है इसकी क्लियरेंस इससे 24 टू 72 आवर्स के अंदर। इसकी जो लो डोज के अंदर इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है वो होती है 2 to 3 आवर्स। जो हाई डोज के अंदर इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है वो होती है 15 टू 30 आवर्स। इसकी इंडिकेशन की बात की जाए तो इसकी इंडिकेशन में पेन और फीवर के ट्रीटमेंट के लिए, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए, प्राइमरी एटीरियोस्क्लेरोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए लो डोज देते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक और ट्रांजिस्टेंट इस्केमिक अटैक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कोलोरेक्टल कैंसर के लिए भी यूज होता है। ऑफ लेबल यूज है इसका, इसके ऊपर काम नहीं हुआ था। और जहां तक बात है इसकी सर्विसेज की, सर्विस लेवल कैटेगरी की, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल के अंदर आता है। और ये एस्पिरिन जो है ये बुनियादी तौर पे किसी भी शेड्यूल के अंदर नहीं आती क्योंकि ये ओटीसी ड्रग है और वैसे भी काफी सेव है एज। लेकिन कुछ केसेस के अंदर अगर इसे वारफरीन या हेपारिन के साथ दिया जाए तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की। अडल्ट के अंदर इसकी डोजेज की अगर हम बात करें तो अडल्ट के अंदर जो पेन और फीवर के ट्रीटमेंट होता है उसके लिए इसकी 325 टू 650 पर ओरल डोज आफ्टर एवरी 4 आवर्स रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या डिपेंडिंग अपॉन द नीड, या फिर या हर 4 घंटे के बाद हम इसको दे सकते हैं। 650 325 से लेके 650 mg तक पर ओरल आफ्टर एवरी 4 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड। और 975 mg को भी दिया जा सकता है पर ओरल हर 6 घंटे के बाद डिपेंडिंग अपॉन द नीड। और 500 टू 1000 mg भी दी जा सकती है हर 4 से 6 घंटे के बाद पर ओरल रूट के थ्रू। और ये 10 दिन से ज्यादा हम इसको नहीं दे सकते। और एक दिन के अंदर मैक्सिमम जो डोज दे सकते हैं वो 4 ग्राम पर डे होती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। और इसको हम 10 दिन से कम के अंदर ही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये पेशेंट इसको क्योर करते, इसको 10 दिन से ज्यादा नहीं देते। और इसी तरह 300 टू 600 पर रेक्टल रूट के थ्रू हम देंगे स्पोस्ट्रीज की फॉर्म के अंदर आफ्टर एवरी 4 आवर्स। और ये 10 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। यहाँ हेल्थ केयर जो प्रैक्टिशनर होता है उससे हम एडवाइस लेंगे कि इसकी किस तरीके से हम मेडिसिन दे सकते हैं। अगर हम कोरोनरी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की बात की करें तो अदर जो थ्रोम्बो एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स होते हैं जिसके अंदर वारफरीन आ जाती है या डिफरेंट होते हैं तो उनके साथ भी इसको यूज किया जा सकता है। और ये खुद भी एक एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट है। ये अनस्टेबल एंजाइना के अंदर या जब एसटी एलिवेशन हुई हो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है। नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी होती है। ये जो ईसीजी की जाती है उसके अंदर काफी टाइप की टर्म्स होती है, ये उससे रिलेटेड है। और जो इसके क्यूट सिम्टम्स होते हैं वो 160 टू 3 जब क्यूट सिम्टम्स आते हैं तो 160 टू 325 mg पर ओरल देते हैं इसको। और ये नॉन एंटीकोटेड होनी चाहिए टैबलेट। जब भी सिम्टम्स शुरू हो उसके शुरुआती मिनट्स के अंदर हमें दे देनी चाहिए, जल्दी से जल्द दे देनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम पर ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते किसी भी कंडीशन की वजह से तो हमें इसको रेक्टली भी दे सकते हैं। और पर रेक्टल रूट के थ्रू हम 300 टू 600 mg वाली स्पोस्ट्री देंगे। उसके बाद अगर हम इसकी मेंटेनेंस डोज की बात करें तो 81 mg से लेके 325 mg पर ओरल पर डे के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। और रेजिमेंट जो है वो डिपेंड करेगा कि कंडीशंस कैसी हैं, यानी इसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस कैसी हैं और इसके साथ कौन से ड्रग्स दिए जा रहे हैं, हेपारिन या वारफरीन या और इसके अलावा जो ड्रग्स डिफरेंट ड्रग्स यूज होते हैं वो। और अगर एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल की बात की जाए तो वो 162.5 mg पर ओरल पर डे के हिसाब से भी उसको दिया जा सकता है।
डोज में। और अगर हम इसकी अब हम बात करते हैं परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये एक प्रोसेस होता है एंजियोप्लास्टी का। इसके अंदर जो अर्जेंटम एस्पिरिन थेरेपी है जो सपोर्ट करती है इसकी परफ्यूजन को या उसके फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट को। तो अगर हम उसके प्रोसीजर से पहले की बात करें, यानी कि ये हम परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की बात की जाए, ये बुनियादी तौर पर एयरोन के एरिया से फ्लूमोरल आर्टरी तक वो ट्रीटमेंट होता है। तो इसकी अगर हम बात की जाए तो प्रोसीजर से पहले जो है वो हम 162 टू 350 mg डोज देंगे प्रोसीजर से पहले, और प्रोसीजर के बाद जो है वो हम 181 mg की डोज देंगे पर ओरल पर डे के हिसाब से। और हम इसको 81 टू 325 mg पर डे के हिसाब से भी इसको दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के इसके साथ जो सी हैं डिफरेंट ड्रग्स कौन सी यूज हो रही है या इसके साथ डिफरेंट कंडीशन कोमोर्बिड कंडीशंस क्या है उसके ऊपर। और इसको टाइगलसिरोल के साथ भी एडमिनिस्टर किया जाता है 81 mg पर डे के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसके प्राइमरी जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती हैं उसकी प्रिवेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जब लोग ज्यादा एज के हो जाते हैं तो उनको ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की जो डिजीज होती है काफी कॉमन हो जाती है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसकी एज 40 इयर्स से लेके 70 इयर्स तक है तो 75 टू 100 mg की टैबलेट उसे दे सकते हैं पर डे, डिपेंडिंग अपॉन दी रिस्क के उसका क्या रिस्क है। और उसकी जो डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं वो गाइडलाइंस दी हुई हैं प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के। और ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ केयर ने और अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन है उसने भी इसके ऊपर काफी 2019 की गाइडलाइंस दी हुई है। वो वहां से उसके थ्रू हम देखेंगे कि उसका क्या उसका लेवल बनता है, उसका क्या एज वाइज और उसका वेट BMI, वो सारी कैलकुलेशंस को देखने के बाद तो ये दिए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसकी एज 70 इयर्स से ज्यादा है तो उसके अंदर एस्पिरिन को हम रेगुलर बेसिस के ऊपर लो डोज एस्पिरिन को रिकमेंड नहीं करते। और अगर ब्लीडिंग रिस्क भी ज्यादा है तो उस केस के अंदर भी हम एस्पिरिन को रिकमेंड नहीं कर देंगे। किसी पेशेंट का जो क्लोटिंग टाइम है वो ज्यादा है या इस तरह के जो उसके और डिफरेंट टाइम्स होते हैं ब्लड के रिलेटेड, क्लोटिंग टाइम हो गया और एक तो ऐसे टाइम्स होते हैं, अगर वो ज्यादा है तो हम उसके अंदर भी कोशिश ये करेंगे कि ना दें, क्योंकि इससे ब्लीडिंग रिस्क जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। और ये यहाँ पे डोजेज के अंदर एक ये बात भी लिखी हुई है कि डिफरेंट जो पेशेंट होता है 40 टू 70 इयर्स के बीच में, उसके अंदर जो क्लिनिशियंस होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स को देख के तो इसके स्कोर को, कैल्शियम स्कोर को और ये ग्लूकोज टारगेट्स को, इसका लिपिड लेवल्स को, ब्लड प्रेशर को, काफी सारी चीजों को देख के जो है उसकी डोज को डिसाइड करें। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इस्केमिक स्ट्रोक और ट्रांजिस्टेंट इस्केमिक अटैक की, तो इनिशियल डोज जो होगी वो 160 टू 325 mg पर ओरल होगी 48 आवर्स के अंदर स्ट्रोक की। और उसके बाद हम इसको 175 mg से 100 mg पर ओरली देंगे एवरी डे। जो अमेरिकन हार्ट सोसाइटी है और जो अमेरिका जो है वो उसके अंदर ये रिकमेंड है कि जो इनिशियल डोज होगी वो 225 mg दी जाएगी विद इन 24 टू 48 आवर्स ऑफ आफ्टर स्ट्रोक। और इसको एडमिनिस्टर, लेकिन अगर हम ये एल्टीपेलेज, ये भी एक किस्म का ना थ्रोम्बोलिटिक एजेंट होता है, अगर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है तो इसके फिर 24 आवर्स तक हम इसको एडमिनिस्टर नहीं करेंगे एस्पिरिन को। अब हम इसकी मेंटेनेंस या सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें तो इसकी जो एक्सटेंड रिलीज
कैप्सूल्स होते हैं वो 162.5 mg पर ओरल एवरी डे के हिसाब से देंगे। अब हम बात करते हैं एस्पिरिन के एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट की। तो ये जो एस्पिरिन है ये ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अदर जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसके अंदर यूज की जाती है। और इसकी जो इनिशियल इमीडिएट रिलीज होता है, इमीडिएट रिलीज जो उसकी मेडिसिन होती है, तो उसके अंदर ये यूजुअल जो मेंटेनेंस डोज होती है वो 2.1 से 7.3 ग्राम पर डे और डिवाइडेड डोज में दी जाएगी इसको। और हम जो इसका सिलिकेट कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी हम मॉनिटर करेंगे ताकि सिलिकेट टॉक्सिसिटी ना हो सके, तो उसको मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी जो कोलोनोरेक्टल कैंसर होता है ऑफ लेबल यूज है इसका, जिनके अगर किसी की फैमिली के अंदर इसकी हिस्ट्री मौजूद है तो इसकी कोलोरेक्टल कैंसर की, तो इस केस के अंदर हम 600 mg पर डे के हिसाब से पर ओरल इसको ड्रग को देंगे। और हेरिडिटरी जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है उसका 60% चांसेस कम हो जाते हैं अगर कोई पेशेंट एटलीस्ट 2 इयर्स तक रेगुलर यूज करता है एस्पिरिन। अब हम पैडियाट्रिक पेशेंट्स की बात करते हैं। पैडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर पेन और फीवर में अगर किसी पेशेंट का वेट जो है वो 50 kg से ज्यादा है, 50 kg से कम है, हाँ, अगर किसी पेशेंट का वेट 50 kg से कम है तो 10 to 15 mg पर kg पर ओरल आफ्टर एवरी 4 आवर्स, और इसको मैक्सिमम 60 to 80 mg पर kg पर डे के तक इसको भी लेके जा सकते हैं मैक्सिमम। और अगर किसी पेशेंट का वेट जो है पैडियाट्रिक पेशेंट का 50 के इक्वल है या 50 से ज्यादा है तो इसका इमीडिएट रिलीज जो उसकी डोज होगी वो 325 to 650 mg पर ओरल और पर रेक्टल भी दी जा सकती है आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स, और 4 ग्राम पर डे के हिसाब से, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस के अंदर। तो अगर किसी पेशेंट का वेट 25 kg से कम है तो 60 to 100 mg पर kg पर डे की डिवाइडेड डोज में हम ओरल डिवाइडेड डोज में देंगे आफ्टर एवरी 6 to 8 आवर्स। और उसका जो सीरम लेवल होता है या सिलिकेट सीरम लेवल होता है वो 150 से 300 माइक्रोग्राम पर ml होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी पेशेंट की जो वेट है वो 25 से kg से ज्यादा है या 25 kg है तो इसकी 2.4 to 3.6 ग्राम पर डे के हिसाब से इसको दिया जाएगा। और कावासाकी डिजीज बुनियादी तौर पे एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं या उसकी जो आर्टरीज वगैरह होती हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो उसकी आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, उसके अंदर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम कावासाकी डिजीज कहते हैं। और ये नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं छोटे बच्चे, ये उनके अंदर होती है कावासाकी डिजीज। ब्लड वेसल्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है, तो उसके इसके अंदर उसको जो कावासाकी डिजीज होती है। नॉर्मली इसकी कॉज हमारे पास अभी तक नोन नहीं है। जो 5 ईयर से कम उम्र के, 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनके साथ भी होता है। तो उस केस के अंदर अगर बच्चे को बुखार है, फेब्राइल फेज है, तो 80 to 100 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम इसको पर ओरल डोज देंगे आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स, 14 और ये अप टू देंगे 14 डेज तक, अनटिल अनलेस कि उसका टेम्परेचर जो है वो कम नहीं हो जाता। हम उसको तब भी देते रहेंगे अगर उसका टेम्परेचर जो है वो यानी कि उसका टेम्परेचर तो उतर गया है लेकिन उसको हम फिर भी 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा इसको देते रहेंगे। और इसकी जो मेंटेनेंस डोज है वो 3 to 6 mg पर kg पर डे है पर ओरल इन सिंगल डोज। जैसे ऊपर डिवाइडेड डोज में था यानी कि आपने हर 6 से 8 घंटे बाद देना था, लेकिन यहाँ पे ये पर ओरल सिंगल डोज में है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसकी कुछ डोजिंग मॉडिफिकेशन होनी है। अगर तो जो पेशेंट का ये है
क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट, जो हमारी बॉडी जो है वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट होता है, अगर तो वो 10 ml पर मिनट से ज्यादा है तो इस केस के अंदर हमें किसी किस्म की डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर उसका क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट जो है वो 10 से कम है, और तो फिर उस केसेस के अंदर हम ये जो सिलिकेट है या जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, ये जो एस्पिरिन है, उसको हम नहीं देंगे। हेपेटिक इम्पेयरमेंट के पेशेंट के अंदर या सीवियर जो लिवर डिजीज का पेशेंट है उसके अंदर भी इसको हम नहीं देंगे, उसके अंदर भी नॉट रिकमेंडेड है। रूम टेम्परेचर पे इसकी स्टेबिलिटी होती है। उसके बाद अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एस्पिरिन या एनसेड्स, एस्पिरिन इंड्यूस अर्टिकेरिया, एस्पिरिन इंटॉलरेंट अस्थमा, उसके बाद जीआई ब्लीडिंग, उसके बाद होमोलिटिक एनीमिया, उसके अलावा अपेंडिसाइटिस, क्रोनिक डायरिया, उसके अलावा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, गैस्ट्राइटिस, डिहाइड्रेशन। प्रिकॉशंस की बात की जाए तो अनीमिया के अंदर और अगर कोई पेशेंट है जिसको पेप्टिक अल्सर है, गाउट है, या उसको हेपेटिक डिजीज है, विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो भी इसको देना चाहिए, क्योंकि विटामिन के भी जो है वो भी इससे इसका इफेक्ट करता है। इसका एक तो इनका इंट्रैक्शन है और विटामिन के की वजह से भी इनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होता है। और एथेनोल भी अगर कोई पेशेंट यूज करता है तो उसके केस में भी। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को ये टेनाइटिस है, टेनाइटिस बुनियादी तौर पे एक कानों की डिजीज होती है जिसमें पेशेंट को आवाज सुनाई देती है, काफी एक उसमें पेनफुल आवाज सुनाई देती है। और अगर किसी पेशेंट का जो फूड या वाटर इनटेक है तो वो जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको इसको खाने के साथ यूज करना है, और आपने कम से कम 8 to 12 आउंस ऑफ वाटर यूज करना है ताकि इसका जीआईटी इफेक्ट को हम कम कर सकें। अगर किसी पेशेंट है, छोटा बच्चा है और उसको वायरल इलनेस है, तो उस केस के अंदर हम इसको नहीं देंगे सिलिकेट को, क्योंकि उससे उसको री सिंड्रोम हो सकता है। राई सिंड्रोम क्या होता है ये मैं आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिटेल से बताऊंगा। और अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो उस केस में भी इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये सोडियम रिटेंशन और वाटर रिटेंशन भी कर सकता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिशन दैट लीड्स टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, तो इंक्रीज सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी हो सकती है। और हाई डोज के अंदर जो एस्पिरिन है उसको भी हम विड्रॉ कर लेना चाहिए ग्रेटर देन 325 को, क्योंकि इससे भी जो हमारी हेल्थ है उसको नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की। तो इसकी जो टॉक्सिक डोज है वो 1 ग्राम पर केजी इन ह्यूमंस है। क्योंकि इसका डाटा अवेलेबल था टॉक्सिक डोज का ह्यूमन की LD50 का, तो इसलिए फिर मैंने रैट्स की या माउस की या रैबिट की टॉक्सिक डोज नहीं लिखी, सिर्फ मैंने ह्यूमंस की लिख दी। वैसे ये जो 1 ग्राम पर केजी है ये डॉग्स के अंदर, कैट्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर इसकी यही है इसकी टॉक्सिक डोज LD50। और अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी साइन की बात करी जाए तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस, पल्मोनरी एडिमा, इंसेफेलोपैथी, टेनाइटिस, उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ये इसके टॉक्सिसिटी साइंस हैं। और अगर कोई पेशेंट को जो वो एस्पिरिन काफी ज्यादा अमाउंट में यूज कर लेता है तो अर्जेंटली हमें इसको एमिसिस इंड्यूस करवानी पड़ेगी। एमिसिस इंड्यूस करवाने के लिए अगर वो पेशेंट कॉन्शियस हेल्थ के अंदर है तो आप उसको एक गिलास पानी का ले और उसमें काफी सारा नमक ऐड करें और उसे पिलाने का कहें। जब वो पेशेंट पिएगा तो वो वोमिट करेगा, जिसकी वजह से जो एस्पिरिन अभी स्टमक के अंदर ही होगी, अब्सॉर्ब नहीं हुई होगी, तो आ जाएगी और उसके बाद उसका गैस्ट्रिक लिवाज किया जा सकता है। और ये सोडियम, अगर वो सारा इफेक्ट उसकी बॉडी के अंदर हो गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट को एस्पिरिन के एज एन एंटीडोट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। प्रेगनेंसी की बात की जाए तो इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी डी है। पॉजिटिव एविडेंस है फीटल रिस्क का, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। लैक्टेशन की बात की जाए तो लैक्टेशन के अंदर ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एक्सक्रीट होता है।
और इसलिए जो मदर है उसको अपने डॉक्टर के साथ या प्रोफेशनल जो हेल्थ प्रोफेशनल है उसके साथ इसको डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्या उसे ये मेडिसिन यूज करनी चाहिए या नहीं यूज करनी चाहिए। और तो ये देख लेना चाहिए कि क्या मैं नर्सिंग को डिसकंटिन्यू करूं या ड्रग को डिसकंटिन्यू करूं। अपने जो प्रोफेशनल होता है प्रोफेशनल से इसको ये बात डिस्कस करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रेस सिंड्रोम की। रेस सिंड्रोम क्या होता है? बुनियादी तौर पे जब अगर किसी पेशेंट है उसको कोई लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, लिवर सिरोसिस है, ये किसी न किस्म की ऐसी डिजीज है, तो नॉर्मली तो ये बच्चों के अंदर होता है रे सिंड्रोम वायरल इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन फिर भी हमें अवॉइड करना चाहिए इसे। रे सिंड्रोम बुनियादी तौर पे एक्यूट नॉन इन्फ्लेमेटरी इंसेफेलोपैथी होती है, जो जिसकी इंसेफेलोपैथी ब्रेन के जो डैमेज होता है उसको कहते हैं, और फैटी डीजनरेटिव लिवर फेलियर होता है जिसको हम रेयर सिंड्रोम कहते हैं। ये बुनियादी तौर पे जो वायरल इलनेस होता है उसकी वजह से होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो गया, या इन्फ्लुएंजा गैस्ट्रोएंटेराइटिस उसकी वजह से हो गया। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे किसी पेशेंट को या किसी छोटे बच्चे को रे सिंड्रोम हो जाता है, जैसा मैंने पहली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया था। रे सिंड्रोम को ये आप देख सकते हैं कि जो चाइल्ड होते हैं खासतौर पे वो बच्चे जो छोटी उम्र के होते हैं, तो उनको ये छोटी उम्र से मेरी मुराद है वो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं, उनको वायरल इन्फेक्शन के अंदर अगर सिलिकेट देते हैं तो ये काफी उनके लिए रे सिंड्रोम को कॉज करता है, काफी उनके लिए हेल्थ के लिए पुअर साबित हो सकता है, उनको काफी डैमेज पहुंचा सकता है एसपी। तो ट्रीटमेंट के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, जो फ्लूइड बैलेंस होता है, पोटेशियम सोडियम को यूज किया जाए, डायूरेटिक्स को यूज किया जा सकता है, क्योंकि लिवर डिजीज के केस में एथराइटस कहता हूँ एसिटाइल, ये जो पेट के अंदर पानी पड़ जाता है जिसे हम एसाइटीज कहते हैं वो हो जाती है, तो फिर डायूरेटिक्स को यूज किया जाता है ताकि उसके पेट में से पानी को निकाला जा सके और उसके एसाइटीज को ट्रीट किया जाता है। अमोनिया डिटॉक्सिकेंट्स को यूज किया जाता है, अमोनिया और यूरिया की जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको भी अमोनिया डिटॉक्सिकेंट को यूज किया जाता है। उसके अंदर एक एग्जाम्पल हम जिसे कह सकते हैं वो है लैक्टुलोस डूफालैक, ये भी दिया जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। बात कर रहा हूँ कि डूफालैक या जो लैक्टुलोस है वो भी दिया जा सकता है, जो एंटी कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीट करने के लिए यूज होता है। एंटी कन्वल्सेंट्स दिए जा सकते हैं क्योंकि ये इंसेफेलोपैथी कॉज होगी, तो इंसेफेलोपैथी की वजह से कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं, तो इसलिए एंटी कन्वल्सेंट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ड्रग इंट्रैक्शंस की। 319 ड्रग्स के साथ इसके इंट्रैक्शन है, 47 मेजर ड्रग इंट्रैक्शन है, 226 मॉडरेट ड्रग इंट्रैक्शन है, 46 माइनर ड्रग इंट्रैक्शन है। वारफरिन, हेपारिन, प्रेडिसोन या प्रेडिसलोन के साथ भी इसका ड्रग इंट्रैक्शन है। अगर हम इसके डिजीज इंट्रैक्शन की बात की जाए तो कोगुलेशन, एस्थमा, उसके अलावा जीआई टॉक्सिसिटी, रीनल डिसफंक्शन, रे सिंड्रोम, एनीमिया, डायलिसिस, G6PD डेफिशिएंसी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये इसके 9 डिजीज इंट्रैक्शंस हैं। तो इन केसेस के अंदर इसको हम एस्पिरिन को नहीं देंगे। एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो ब्रोंकोस्पाज्म, जीआई पेन, अल्सरेशन, ब्लीडिंग, हेपेटोटॉक्सिसिटी, एडीमा, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन, पल्मोनरी एडीमा, टेनाइटस, हेपेटोटॉक्सिसिटी। ब्रांड नेम्स की बात करें जाए तो एस्लो 81, अस्कार्ड, डिस्प्रीन, लोप्रीन, ये इसके ब्रांड नेम्स है। ये मेड्स की, और ये जो मैंने आपसे सारी इंफॉर्मेशन शेयर की इसका डाटा मैंने medscape.drugs.com, पबकैम, ड्रग बैंक, FDA और फार्मानर्ड और फार्मा गाइड, सॉरी ये गलती से फार्मानर्ड लिख दिया, फार्मा गाइड से हासिल किया है। और आप मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जिनको आप बेसिक मेडिसिन की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। जो कॉमन पब्लिक है उनको भी बुनियादी बातों का मेडिसिन का पता होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।